की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में जो सेकेंड पार्ट है हमारा वो है डेंटल कैरी से स्टार्ट होता है। अब कल के दिन की बात करें तो मतलब लास्ट एपिसोड की बात करें हम, तो उसमें हमने जाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्टिंग होती है फूड की कहाँ से, माउथ से। और माउथ में एक है, समझ लीजिए कि दिमाग नहीं जाना आपको, एकदम नहीं चाहिए आपको, पता है कितने ज्ञानी हैं आप, ठीक है। देखिए हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये आप देख रहे हो ना माउथ, ये माउथ वाला सेक्शन आ रहा है ना, माउथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन तो फिर कहाँ आ रहा है माउथ? मेरा माउथ नहीं कह रहा हूँ, इसका माउथ की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, बात है, सब कोई अपने अपने माउथ को सोचेंगे। हम लोग बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग माउथ से होती है, और माउथ में होते हैं दांत, तित होते हैं ना। अब सोचो कि अगर हम खाना खाएं और बिना चबाए अगर खाना हम खाएं यानी घोट जाएं उसको, तो क्या डाइजेशन हमारा अच्छा होगा? नहीं हो सकता डाइजेशन अच्छा। यानी कि डाइजेशन में जो हमारा तित है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो तित कितने होते हैं? तो मतलब अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ तित होते हैं। जो छोटे बच्चे उसमें 14, 15, 20, 25 ऐसे तित होते हैं। जो एडल्ट हो जाते हैं उनके में 32 तित होता है, ठीक है। तो टोटल 32 तित होते हैं नॉर्मली, जिसमें तित में जो आगे वाला जो 2 दांत होता है उसको कहते हैं इंसाइजर, जो कटिंग करता है। साइड वाले को कहते हैं कैनाइन, जो क्या करता है, चीरता फाड़ने के लिए होता है, टीयरिंग करने के लिए। उसके बाद होता है मोलर और प्रीमोलर, यानी प्रीमोलर मोलर होता है, ठीक है, जिसमें वो चौड़े चौड़े दांत होते हैं, ठीक है, जो क्या करने के लिए काम होते हैं, ग्राइंड करने के लिए। ग्राइंड समझते हैं ना, पीसने के लिए। तो जब भी हम खाना कट करना होता है यानी कि सेव को काटना होता है, तो हम कौन सा दांत का प्रयोग करते हैं? आगे वाला, यानी ये है कटर दांत, क्या बोलते हैं इसको, इंसीजर, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपको चिकन मटन खाना हो, तो आगे वाला दांत से नहीं खाते हैं, साइड वाला दांत से खाते हैं। वो जो ड्रैकुला का दांत निकला होता है ना ऐसे ऐसे खून पीने वाला, वो वाला दांत से हम लोग क्या करते हैं, टीयर करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैनाइन। क्या बोलते हैं? कैनाइन, उसको टीयरिंग कहते हैं। उसके बाद है, जब कैनाइन से आपने टीयर कर लिया या फिर इंसीजर से आपने कट कर लिया, उसके बाद क्या करोगे आप? उसको चबाएंगे। चबाने में 2 प्रोसेस है, एक जो हल्का चबा जाता है, एक होता है जो मतलब एक हल्का का मतलब कम समय के लिए चबाते हैं, और फिर उसके बाद ज़्यादा समय के लिए चबाते हैं। तो कम समय मतलब कि मान चलो कि आपने खाना खाया और चबाना शुरू किया, तो आगे आपने चबाना शुरू किया, और चबाते क्या हुआ ना कि अब थक के कहाँ चला गया, पीछे यहाँ पे चला गया। फिर कुछ देर तक आपने यहाँ पे चबाया, अब जब इतना वो महीन हो गया, इतना पतला हो गया कि वो खाना मतलब सॉलिड ना रह के क्या बन गया, लिक्विड बन गया। अब उस लिक्विड को हम क्या करेंगे, खाएंगे, मतलब कि अंदर जाएगा ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आप रखो तो इसको, फिर वो जो एकदम जो खाना एकदम जानते हो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, और वो खाना हमारे फूड पाइप के रास्ते कहाँ जाता है, पेट, और पेट उसको आसानी से और ज़्यादा क्रश करता है। तो ये तो हो गया, मान चलो वो फूड को अगर स्टमक क्रश करेगा तो 1 घंटे में क्रश कर दे रहा है, जो हमने चबा के खाया है। अच्छा, जो खाना हम बिना चबाए खा गए, उसे तो थक्का जाके अंदर जम गया, तो क्या तुरंत उसको क्रश करेगा? नहीं करेगा। उसको क्रश करने में क्या करेगा, टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा तो फिर जैसे कि सुबह आपने खाया, ऐसे ही घुट गए, तो फिर दोपहर में भूख नहीं लगेगी आपको। क्यों? क्योंकि वो जो सुबह खाना खाया अभी भी वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, प्लस आपका डाइजेशन खराब होगा, आपको एसिडिटी हो सकती है, ठीक है, वो ढिकार जो आता है ना वो आ सकता है, या फिर आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो ये सब साइंस हैं, जो साइंस दिखाते हैं सब कि हाँ आपकी तबीयत खराब हो रही है, यानी कि आपके अंदर डाइजेशन की प्रॉब्लम है ना। यदि तित हेल्प कर रहा है ना, तो अभी देखो तित पे भी अटैक हो जाता है, किसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक है। जैसे होता क्या है कि रात को कहते ना कि दांतों को 2 बार साफ करना चाहिए, सुबह और रात को सोने से पहले साफ करके सोना चाहिए। अच्छा, अगर सोचो कि रात को सोने से पहले साफ नहीं करते हैं तो होता क्या है, तो रात को सोने से पहले जब साफ नहीं करोगे तो रात को खाना खाओगे, और वही खाना आपके दांतों में क्या होगा, फंसा रहेगा, ठीक, फंसा रहेगा रात भर। जब दांतों में रहेगा तो वहाँ पे पता ना कि हमारे माउथ में क्या प्रोड्यूस होता है, सलाइवा, और सलाइवा धीरे धीरे क्या हो जाता है, एसिडिक होने लगता है। क्या होने लगता है, एसिडिक।
और एसिडिक होके और पूरा का पूरा जो खाने के एसिड से मिल के क्या कर देता है, पूरा दांतों को कोरोड करता है। क्या करता है? दांतों को कोरोड मतलब खदड़ता है। खदड़ के दांतों की जो मोटाई से क्या कर देता है, पतला। और ऐसे पतला करते करते दांतों में कहीं कहीं छिल जाता है, जिसको कहते हैं खुरड़ा, कहते हैं ना। वो भी एक तरह की बात है। जैसे आपने दांत ब्रश से नहीं कर रहे हो, खाली खा रहे हो, ब्रश नहीं कर रहे हो, तो दांत के ऊपर लेयर जमेगी, फिर लेयर जमेगी, फिर लेयर जमेगी, तो ये इतनी मोटी लेयर हो जाएगी। वैसे दांत ऐसे हाथ डालोगे तो इतना घुस जाएगा मुड़िया दांतों में, ठीक है। आप ऐसे पोछ के निकाल देना बाहर, ये पीला पीला इतना निकल जाएगा आपके, क्रीम टाइप का क्रीम है वो। चलिए नेक्स्ट, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? वो लेयर वाला उसको कहते हैं ना प्लेक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्लेक। जो दांत पीले जाते हैं उसको प्लेक कहते हैं, बीमारी है एक तरह की, ठीक है, येलो प्लेक कहते हैं। तो एक और है कैविटी टाइप की हो जाती है। कैविटी समझते हैं ना, कैविटी की बीमारी हो गई, प्लेक एक तरह की बीमारी हो गई जो दांतों में लगती है। उसके बाद सेंसिटिविटी, पता है ना, कैविटी और सेंसिटिविटी। कैविटी मतलब जो दांतों में छेद हो जाते हैं ना, छेद, उसको कैविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी मतलब झंझनाहट होती है, वो टीवी में प्रचार दिखाते हैं सब सेंसोडाइन वाला। क्या आप सेंसोडाइन करते हैं? नहीं करते कि नहीं? वो बोलते हैं ना आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है, घूम घूम के पूछते रहते। चलिए, तो ये तो था डेंटल प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन क्या है कि हमको दिन में एक बार और पूरे 24 घंटे में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग सुबह का ही ब्रश नहीं करते होंगे, एक ही बार शाम को ब्रश करते होंगे। कहेंगे क्या जो होता है, रात का पनीर खाएं, लगा रहेगा, निकल जाएगा तो क्या होगा? आज वो जिस मोड में रहना चाहिए तुम उसको रहने नहीं दे रहे हो। बहुत मेहनत लगता है ऐसे कंट्रोल रखने के लिए अपने ऊपर। डेंटल केयर क्लियर हुआ? दांतों की समस्या समझ में आई? दूर करने का तरीका है कि हमें मतलब 24 घंटे में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह एक सोने से पहले, ठीक है। उसके बाद एक जब भी खाना खा लें तो कुल्ला कर लेना चाहिए, क्योंकि दांतों में जो कचरा फंसा रहेगा वो कुल्ला करने से कहाँ आ जाएगा, दांतों से बाहर आ जाएगा। तो दांत में एसिड प्रोड्यूस होता है, उससे पीएच वैल्यू कितना होता है? एसिड है ना, तो पीएच वैल्यू कम ही होगी, 7 से कम ही होगी। वीक होगा ना, स्ट्रांग होगा तो वही भगर भगर खून फेंकोगे मुंह में से। स्ट्रांग एसिड का मतलब जिसकी पीएच कितनी है, 0 या 1, अगर वो आपके मुंह में रख दीजिए तब क्या करें, कैसा बिहेव करें? कोरोड, चिल्ला भी नहीं पाएंगे आप, डांस करेंगे नागिन वाला वहीं पे, नाच नाच के, समझा? हाँ, अभी क्या ना, जो दांतों वाली पीएच वैल्यू होती है उसकी एसिडिटी की वो बहुत कम होते हैं, लगभग कितने होते हैं ना, 7 से कम होगी तो 6, 5, 6.5 एक ही लपेट में होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होता है उसके अंदर, लेकिन उतना ही काफ़ी है आपके दांतों को करोड़ कर, करोड़ नहीं करोड़, हाँ करोड़े बोले हो, कोई करोड़ बोला है? हाँ हाँ बेटा बताएंगे, चल हाँ सब्र करो। नेक्स्ट है ये चीज़ क्लियरिटी हुई, ठीक है। अभी क्या है कि आप लेट आ गए ना, ये प्रॉब्लम है, आप लेट आए। एक चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट केमिस्ट्री में, उसमें ये बताया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और वहां पे टूथपेस्ट की बात होती है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ, तो वहां का सवाल यहाँ फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी टूथपेस्ट हम करते हैं, देखो दांतों में क्या होता है, एसिड, और टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस। जब करते दोनों आपस में मिल जाते हैं, क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। और इस वजह से हमें अपने जो माउथ है वो काफ़ी फ्रेश महसूस। क्लियर? बोलिए, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट है डेंटल कैरीज के बारे में बढ़ते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन देख लेते हैं कब होता है। तो मान लो ये सेल है, ठीक है, और यहाँ से आया क्या, ग्लूकोज, ओके, और यहाँ से क्या आया, ऑक्सीजन, और फिर ये है सेल आपका, और यहाँ से फिर क्या निकला, CO2, और यहाँ से क्या निकल गया,
पानी, और यहाँ से क्या निकल गया, एनर्जी। तो अगर आपसे पूछे रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड पार्टिकल ब्रेक टू रिलीज एनर्जी इन द बॉडी। ठीक है, फूड पार्टिकल टूट के क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी। अब वो वाली एनर्जी है ना, ये एनर्जी कितने तरह की होती है, दो तरह की। एक होती है एटीपी, एक होती है एडीपी। एटीपी मतलब जो 3 घंटे में मिलती है, कितने मिलती है, 3-4 घंटे में मिलती है। और एडीपी मतलब जो इंस्टेंट मिलती है, तुरंत। जैसे एग्जांपल, मान चलो तुमको बहुत भूख लगी है, बहुत एकदम एकदम कटघरार वाली भूख लगी है आप, कि मतलब कुछ मिल जाए खा जाए। ठीक, तो जब तक निवाला अंदर नहीं गया है, तब तक आपको बहुत ही एक अलग तरह से थरथराहट महसूस होगी, पूरा शरीर कपकपी टाइप का होगा, मन करेगा कैसे उठा के चट से खा लें, अगर ऐसा हुआ हो तो। ठीक है, और जो ही आप 1-2 निवाला अंदर डालेंगे, तो ही शरीर की थरथराहट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि निवाला अंदर जाते ही क्या रिलीज हुआ, एडीपी, एनर्जी रिलीज हुआ, एडीपी। और वो एडीपी आपके शरीर में जो छोटी मोटी एनर्जी की जरूरत है उसको क्या कर देगी, पूरी कर देगी। तो शरीर की थरथराहट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी कुछ समय के लिए। ठीक है, उसकी वजह आप पूरा खाना खत्म कर दोगे तो 2-2.5 घंटे बाद क्या रिलीज होगा, एटीपी। और ये एटीपी पूरे मतलब 5, 6, 8, 10 घंटे तक आपके शरीर को क्या करता रहेगा, एनर्जी देता रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। कोई दिक्कत है इसमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में? तो चल नेक्स्ट है ये देखो, ये वाला जो रेस्पिरेशन है यहाँ पे बीच में क्या है, सेल है ना, तो इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? अब सेल के अंदर रेस्पिरेशन कौन करता है, यानी कि सेल के अंदर एनर्जी किसको कहते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। नाम सुने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि रेस्पिरेशन से एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमारे शरीर में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जितने सेल होते हैं। और कितने सेल होते हैं, तो अरबों खरबों सेल हैं, उतने अरबों खरबों माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो एनर्जी, हाँ, इनफाइनाइट क्या, गिनती तो है ही ना, है, अनंत नहीं कह सकते हम लोग। अनंत मतलब जिसकी गिनती ना हो सके, पर गिनती है हमारे बॉडी की, सेल की। ठीक है, हाँ, भले ही बिलियन में है लेकिन है। क्लियरिटी? 6 अरब कहते हैं उसको, 6 अरब सेल्स हैं हमारे बॉडी में, लगभग 10-5 इधर उधर चलेंगे। क्लियर हुआ? तो आपको रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत है, आए ना? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जब रेस्पिरेशन की बात आती है उसी के साथ आता, जानते हो क्या, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की चर्चा की है हम लोग। ब्रीदिंग मतलब होता है सिंपल ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर निकालना, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रीदिंग कहते हैं। और अगर आपसे पूछे रेस्पिरेशन तो क्या बोलेंगे, कि खाना तोड़ने के लिए और एनर्जी बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ? 2 पॉइंट समझ में आया? उसके बाद एडीपी, यानी इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पेपर में पूछता है। चलिए अब जानते हैं एडीपी कैसी एनर्जी होती है, लो एनर्जी। कैसी होती है? और एटीपी कैसी होती है, हाई एनर्जी। एडीपी के अंदर कम ऊर्जा होती है और एटीपी के अंदर ज्यादा ऊर्जा होती है। एडीपी जल्दी बनता है बॉडी में, एटीपी लेट बनता है। ठीक है, और यही एटीपी टूट के क्या बनता है, एडीपी बन के हमारे बॉडी को हमेशा क्या करता रहता है, ऊर्जा प्रोवाइड करता रहता है, ताकि हमारी बॉडी एक मशीन है और वो हमेशा क्या करती रहती है, काम करती रहती है। क्लियर हुआ? चलिए, अगर आप सोते रहे ना तो भी हमारी बॉडी वर्क करती है, पता है ना, हमारा दिमाग चलता रहता है। उसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसलिए खाना जरूरी होता है। कभी रात को खाना नहीं खाओगे तो रात भर नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी की कमी हो जाएगी बॉडी में, और बॉडी क्या करेगा, मतलब बॉडी में एनर्जी कमी हो गई तो बॉडी किसको मैसेज भेजेगा, ब्रेन को। अब ब्रेन कहेगा खाना दो, और आप सो नहीं पाएंगे। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। देख लेते हैं हम लोग इसको। देखिए रेस्पिरेशन होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी हो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे हम, प्लांट्स, एनिमल्स, सारे के सारे वो सारे कैसा रेस्पिरेशन करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और एनएरोबिक का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो, उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? तो मान के चलिए ना, फर्मेंटेशन, पता है फर्मेंटेशन जिस प्रोसेस से क्या बनता है? अल्कोहल, वो तो याद है। ठीक है, अल्कोहल का जो प्रिपरेशन किस प्रोसेस से होता है? फर्मेंटेशन। वो तो छोटा से होता है ना, प्रोसेस का नाम क्या है? फर्मेंटेशन। दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये आपका किस में था? कार्बन कंपाउंड। किसको? मोलेसिस, यानी मोलेसिस को जिसको कहते हैं। ठीक है, मोलेसिस माने चोट्टा, वही उसकी बात कर रहा था अभी वो। तो उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजारेंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। क्लियर? चलिए, अभी क्या है कि एक और उदाहरण की बात करें इसमें हम लोग। जैसे चलते चलते हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, जैसे जाम हो जाता है, जैसे कहते हैं ना कि हाथ भर गया, ऐसे कोई चीज़ ऐसे उठा रहे होगे बहुत देर तक तो यहाँ पे पूरा टाइट हो जाती है मसल्स। ऐसा क्यों? तो होता यूँ है कि जब हम अपने हाथ पैर हिलाते रहते हैं तो ऑक्सीजन आराम से हमारी बॉडी के हर एक सेल्स के पास क्या होता रहता है? पहुंचता रहता है। पर जो ही हम कोई चीज़ को ऐसे किसी स्टैटिक पोजीशन में आ जाते हैं, मान लो इस पोजीशन में आ गए हम, तो अब हमारा ये जो पार्ट है वो हिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से ना देखो अब यहाँ पे जो सेक्शन है ना, यहाँ वाले जो सेक्शन के मसल्स हैं, अब इन्हीं सेल पे सबसे ज़्यादा क्या पड़ रहा है? जोर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को उठाने की सबसे ज़्यादा जोर कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ के मसल्स क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे थकने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? थकने लगेंगे, यानी कि वो धीरे मतलब कि अपनी एनर्जी ज़्यादा खोजेंगे। कितनी की ज़्यादा? मतलब कि उनको 10 जूल चाहिए तो अब उसके लिए कितनी खोजेंगे? 20 जूल, 50 जूल, 100 जूल, और उतनी एनर्जी मिलेगी नहीं तो यहाँ पे क्या होने लगेगा? आपको दर्द होने लगेगा। अब कुछ देर बाद, मतलब कि आधा घंटा बाद जब इसको हटा दिया जाएगा तो आप तुरंत ऐसे नहीं कर पाएंगे, या ऐसे करेंगे तो बहुत तेज दर्द होगा इसके अंदर। इसको कहते हैं मसल क्रैम्प। क्या कहते हैं? मसल क्रैम्प। जो खिलाड़ियों को जाता है, जो प्लेयर्स होते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं या फिर कोई भी, तो मतलब कि जब शरीर गर्म होता है, गर्म होते होते पता चलता है कि फट गया, नसें फट जाती हैं एक आध, जब बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो। ठीक है, या फिर ये पीछे के साइड में क्रैम्प आ जाता है, खींच जाता है, इतना ज़्यादा लगता है कि जान निकल गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एसिड। और किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये था हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बोलिए कोई डाउट है इसमें? तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड, वो जो चींटियां होती है ना, जो ललकी वाली होती है, जब काटती हैं तो लैक्टिक एसिड होता है? नहीं, वो फॉर्मिक होता है। नहीं, वो फॉर्मिक होता है लैक्टिक एसिड। हाँ, क्रेब्स साइकिल उसी में है, वो रिएक्शन है जो क्रेब्स साइकिल बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब बात करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। हो गया यहाँ पे समाप्त। ओए, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स हो गया समाप्त। अब किसकी बात करेंगे? प्लांट्स की। अब प्लांट्स का रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ से होता है? ध्यान देंगे कि प्लांट का रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ से होता है। तो देखो, प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो कौन सी प्रोसेस से होता है? तो वो होता है डिफ्यूजन से। किससे होता है? डिफ्यूजन से। और इसमें 3-4 जगह से होता है। पहला होता है रूट्स, दूसरा स्टेम्स, लीफ, और क्या? और कोई है? यही 3 है, यही 3 की बात करेंगे हम लोग।
ठीक है, कौन कौन से? रूट, स्टेम और लीफ। अब देखो डिफ्यूजन प्रोसेस जानते हैं, सुने होंगे। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ गैसेस क्या होते हैं? मूव करते हैं। तो उसको कहते हैं लोग क्या कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन। क्लियर हुआ? ऑस्मोसिस में लिक्विड मूव करता है, डिफ्यूजन में गैसेस। चलिए प्लांट में डिफ्यूजन हो गया ये। अच्छा अब देखिए रूट्स में क्या होते हैं? तो रूट्स बिल्कुल ऐसे ऐसे होते हैं ना, इस तरीके के ऐसे ऐसे रूट्स होते हैं, बहुत पतले पतले। उन रूट्स में ना पतले पतले क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर्स मतलब छिद्र होते हैं। अब वो छिद्र से जो प्लांट होता है वो रूट में से क्या करता है? जो एयर होता है उसको क्या करता है? लेके और खाने को प्रिपरेशन करता है। क्लियर? उसी तरह स्टेम, स्टेम में जानते हो, स्टेम में जब प्लांट छोटे होते हैं तो पूरा का पूरा स्टेम ही कैसा होता है? ग्रीन होता है ना, ग्रीन। तो वहां पे हर जगह स्टोमेटा होगा, तभी तो फूड बना रहे हैं सब। अच्छा जब प्लांट बढ़ जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, वह मोटे मोटे हो जाते हैं, तो उनका नीचे छाल आ जाता है। छाल देखे ना, वो ब्लैक वाला। अच्छा और वहीं पे पेड़ों में ना कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसे करके छेद हो जाता है, जिसमें अंदर वाला लकड़ी दिखता है हमको। आम का पेड़ पे गए कभी? आम के पेड़ पे देखिएगा ना, ऐसे ऐसा होल होल, छोटा छोटा होल दिखेगा आपको हर जगह, ही है हर एक पेड़ पे दिखेगा। वो कहने की बात है, बिना टूटे ढांग भी बन जाता है वहां पे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स। और उस लेंटिकल्स से स्टेम की मदद से प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है। क्योंकि पता है ना कि प्लांट में अंदर बहुत स्लो प्रोसेस है, हर एक काम प्लांट क्या करता है? स्लो करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नर्वस सिस्टम हमारे जैसा नहीं है। क्लियर? वो अगर जैसे मान चलो कि आपने प्लांट को ऐसे एक झापड़ मार दिया, तो प्लांट को एक झापड़ आपको मारने के लिए 1-2 दिन लग जाएंगे। रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है। इसके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, तो इसलिए प्लांट में अगर ऑक्सीजन पहुंचाना, इतना बड़ा प्लांट होता है ना ट्री, और सोचो हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, अरे CO2 पहुंचाने के लिए कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा। तो इसलिए ट्रीज में बहुत सारे जगह होते हैं सांस लेने के। क्लियर हुआ? तो वहां पे रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होता है? रूट से होता है, स्टेम से हो जाता है, लेंटिकल की मदद से, और लीफ में क्या होता है? स्टोमाटा होता है। क्लियर? और रूट्स में क्या होते हैं? नोड्स, रूट नोड्स कहते हैं इसको। ठीक है, रूट में रूट नोड्स मौजूद। क्लियर हुआ ये तीनों? रेस्पिरेशन समझ में आया प्लांट का या ट्रीज का? चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन एनिमल्स। तो कैसे एनिमल्स की बात किया गया है? तो यूनिसेलुलर एनिमल्स का। देखो अभी देखो, आप बुक में देख सकते हो कि ऐसे एनिमल जिनके शरीर से ही रेस्पिरेशन हो जाता है। जैसे वो देखो, उस क्या कहते हैं उसको? टिड्डा, वो जो हरे हरे रंग का होता है। और वो टिड्डे का रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? उसके बॉडी से। कौन से ऑर्गन से होता है? तो नाम है उसका ट्रैकिया। ट्रैकिया कहते हैं उसको। ठीक है, और अर्थवर्म कहाँ से करता है? स्किन से करता है। ठीक है, उसके बाद ग्रास हॉपर कहाँ से करता है? ग्रास हॉपर कहाँ से करता है? तो ना में अंतर है ना कि एक ही है? एक वो सुग्गा ही बोलते हैं, हत्ती हत्ती। तो ग्रास हॉपर अलग होते हैं, बड़े होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, हाँ ग्रीन होते हैं कुल मिला के। और उसमें उन लोग के प्रजातियों में क्या होता है ना कि जो फीमेल्स वाली होते हैं मेल्स वाले खा जाते हैं। हंसने की बात नहीं है, ये फैक्ट बात है। ठीक है, वहाँ पे जब मतलब टिड्डो वाले में फैमिली में जब रिप्रोडक्शन होता है तो फीमेल ग्रास हॉपर मेल ग्रास हॉपर को खा जाते हैं। क्लियर हुआ? चल नेक्स्ट है, और उनका साइज बड़ा होता है। फीमेल ग्रास हॉपर का साइज बड़ा होता है मेल ग्रास हॉपर से, इतना दिमाग में रखिएगा। फीमेल वाले का वो इतना बड़ा होता है, मतलब कि कम से कम मान लो एक बित्ते से कम का ना होंगे सब फीमेल्स वाले।
माउथ, ग्रास हॉपर की बात हो रही है, ठीक है। और कुल मिलाकर अब देखो, और देखो, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं? स्किन, बहुत सारे छोटे छोटे जानवर के लिए, गिल्स फिशेस के लिए, ठीक है, और ट्रेकिया और लंग्स। पता है ना फ्रॉग के बारे में जानते हैं? फ्रॉग, फ्रॉग दो जगह से सांस लेता है, एक नाक से क्योंकि लंग्स होता है, दूसरा स्किन से, बॉडी से, ठीक है, दोनों जगह से वो सांस ले सकता है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रेस्पिरेशन इन अमीबा। तो ये बताइए अमीबा का रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? बॉडी से, उसकी बॉडी से। क्यों? क्योंकि वो है यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर का मतलब कि एक ही सेल से उसका सारा काम क्या हो रहा है? हो जा रहा है। और जब हो जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो इसका मतलब उसकी बॉडी से ही क्या हो रहा है? वहां पे रेस्पिरेशन अकर कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि अभी हमारे ब्लड में जानते हैं ना क्या होता है? व्हाट इज इनसाइड द ब्लड? ऑक्सीजन, मिक्स प्लाज्मा। अरे मोमो चटनी बोलो ना, पता है क्या मोमो चटनी? चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेशन अर्थवर्म। अर्थवर्म का रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? स्किन से, अभी चर्चा की हम लोग। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन फिश, कहाँ से होता है? गिल्स से। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन कहाँ से होता है? लंग्स से, ठीक है। और उसी के बाद आता है हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। स्टार्टिंग करें इसके। चलिए तो अभी क्या बात करते हैं हम लोग? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सब कोई अपने मतलब अपने नोट्स में या फिर बुक्स में इसको देखेगा, ठीक है, और नहीं तो फिर यहाँ पे देखेगा, और बस जितना मैं बताऊंगा उतने पे ही ध्यान देना है अगर यहाँ देख रहे हैं तो, ठीक है। फिर ज़्यादा का पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है? नोज होता है, ठीक है, नोज होगा ना, और नोज के साथ एक और होता है माउथ, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं बक्कल कैविटी से। किससे होते हैं? बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी से हमारा नोज और माउथ आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है उसके बाद फिर ये जहां से हम यहाँ से क्या लेंगे? O2, यानी O2 नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ से क्या? एयर, ठीक। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। वो एयर हमारे नाकों के सहारे या फिर मुंह के रास्ते से यहाँ से होते हुए नीचे जाएगा। अब यहाँ के बीच में कुछ चीजें हैं, क्या है? तो वो है, इसको बोलते हैं हम लोग विंड पाइप। क्या बोलते हैं इसको? विंड पाइप। और विंड पाइप के बाद मतलब होता है यहीं पे गले में होता है, यहाँ पे एक तो, ठीक है, बॉक्स की तरह। इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स, या इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको? लैरिंग्स। अब वॉइस बॉक्स का मतलब जहां से हम लोग की आवाजें निकल रही, ये यहाँ पे होते हैं ना, यहीं से हमारी आवाज निकल रही है, वही की यहाँ पे बात करें, यही वॉइस बॉक्स है। उसी का नाम क्या है? लैरिंग्स। और वो किस रास्ते में होता है? तो विंड पाइप के रास्ते में होता है ये, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो मुंह में से क्या निकलता है? हवा। कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब कि बिना हवा निकले हम कोई बात कह दें? नहीं, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? एयर। बिना एयर के साउंड ट्रेवल कर सकता है? नहीं कर सकता। क्लियरिटी हुई? चलो नेक्स्ट लाइन से अभी क्या है, उसके बाद यहाँ पे समझ लो कि पतले पतले यहाँ पे क्या होते हैं? स्ट्रिप होती है, पतले पतले रिंग होती है। इस रिंग को बोलते हैं हम लोग कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। और जहां पे लैरिंग्स होता है ना, उसी के नीचे होता है फेरिंग्स। क्या होता है? फेरिंग्स। लैरिंग्स और फेरिंग्स दोनों बहुत ही सिमिलर चीजें हैं, बहुत ज्यादा उनके बीच में डिफरेंस नहीं है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो लैरिंग्स और फेरिंग्स के बाद जो विंड पाइप होती है ना, वो बिल्कुल होती है समझ लो कि बहुत सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट का मतलब बिल्कुल कागज की तरह होती है। जैसे मान चलो कि अगर हम जैसे बहुत ही हल्का पेपर, क्या कहते हैं? ब्लॉटिंग पेपर समझते हैं? ब्लॉटिंग पेपर, इस पर कलाकारी करते हैं, कढ़ाई वढ़ाई बनाते हैं, उस पर डिजाइन बनाते हैं, ब्लॉटिंग पेपर। वो ब्लॉटिंग पेपर को मोड़ दो एकदम, ठीक है, मोड़ के छोटा सा पाइप बना दो और उसमें छोटा छोटा छेद कर दो, या मतलब कि उसमें से पानी गुजारो, तो कुछ देर वो ब्लॉटिंग पेपर क्या हो जाएगा? आपस में चिपक जाएगा। अगर ऐसा हो गया तब तो हम मर जाएंगे ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा विंड पाइप कैसा होता है? बहुत ही हल्का होता है,
इतना हल्का ना कि उनकी जो दीवार होती है इतनी हल्की होती है, इतनी हल्की होती है कि अगर उसको सपोर्ट ना में तो क्या हो जाएंगे आपस में, तो चिपक, इसको सपोर्ट कौन देता है, कार्टिलेज। और कार्टिलेज को कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्या कहते हैं इसको, रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो मान के चलो ना कि हमारे पास वही विंड पाइप है, ऐसे ऐसे हमने विंड पाइप बना दिया, ठीक है। जब सांस लेते हैं या फिर छोड़ते हैं तो इसमें से प्रेशर का इन और आउट होता है, और प्रेशर की वजह से पता चलता है कि सिकुड़ता है और फैलता है। अच्छा, मान लो कभी चिपक गया ऐसे ना, तो आदमी मर जाएगा। ऐसे चिपक गया तो खत्म, सेवा समाप्त। पर ऐसा चिपकता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ना ऐसे ऐसे रिंग टाइप लगा होता है। ये रिंग क्या करता है ना कि चारों तरफ की दीवार को पकड़ के रखता है और इसको ऐसे होने नहीं देता। इसीलिए मर जाते हैं। ये तो यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां की बात कर रहा हूं, इस लेवल की बात कर रहा हूं, यहां पे चेस्ट के पास, ठीक है। विंड पाइप ये कार्टिलेज होता है, ऐसे करके कई सारे होते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा स्पेस देके, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा लगे रहते हैं। क्लियर? क्या करते हैं, इसको सपोर्ट देते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जब हम हवा आ रही है यहां से, ठीक है, वॉइस बॉक्स से होते हुए, लैरिंग्स से, यानी कि लैरिंग्स से होते हुए और कार्टिलेज को पार करते हुए, यहां पे देख रहे हो, यहां पे जंक्शन है। क्या है? जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? एक से अधिक रास्ते, ठीक है। तो देख रहे हो यहां पे जंक्शन है और यहीं पे ये हवा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकस बोलते हैं। दो पार्ट में ब्रोंकस हो गया। अब ब्रोंकस में से हवा इधर आएगी और हवा इधर जाएगी। ये हवा पूरा डिवाइड हो जाएगा इसमें, और ये हवा पूरा इसमें डिवाइड हो जाएगा। क्यों? अब देखो, इसमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं, ठीक है। उन ब्रांच का नाम क्या है? तो उस ब्रांच का नाम है ब्रोंकियोल। क्या कहते हैं इसको? ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल कहते हैं। बड़े वाले ब्रांच को क्या कहते हैं? ब्रोंकस। छोटे वाले ब्रांच को क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल, ठीक है। और इस ब्रोंकियोल से ऐसे गुब्बारे की तरह अटैचमेंट होता है आखिरी में, गुब्बारे की तरह, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग अल्वियोली। क्या बोलते हैं? अल्वियोली। तो देखो सीन क्या है, हवा आया नाक से पास होते हुए, विंड पाइप से होते हुए, लैरिंग्स और फेरिंग्स को पास करते हुए आगे बढ़ रहा है, पहुंचा जंक्शन पे। जंक्शन से फिर ब्रोंकस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हवा पहुंचा उसमें से, और यहाँ पे ये लंग्स हैं दो ठे हमारे पास। उस लंग्स में से छोटे छोटे ब्रांचेज, नाम क्या है? ब्रोंकियोल। अब ब्रोंकियोल से वो हवा कहाँ पहुंची? अल्वियोली में, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वो अल्वियोली जो होता है ना, अल्वियोली ऐसा, उससे नसें जाती हैं। कौन सी नसें जाती हैं? तो आर्टरी और वेन्स, दो नसें होती हैं बॉडी में। इन दोनों नसें यहीं से क्रॉस होके निकलती हैं, इनको टच करते हुए, ठीक है। अच्छा, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जो एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं ना, तो इसमें से केवल ऑक्सीजन क्या होता है, आ जाता है नीचे, ठीक, और CO2 ऊपर चला जाता है। समझ में आया? ये समझ में आया रेस्पिरेटरी सिस्टम? ये है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टोर नहीं होता है। देखिए अल्वियोली ना, अल्वियोली इसको कहते हैं एयर सैक, यानी जिसमें हवा का बुढ़िया होता है। इसमें हवा स्टोर नहीं होता है, ये स्टोरेज की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूसली हवा आता है, इसमें ऑक्सीजन देता है और CO2 लेके निकल जाता है। यही तो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन अल्वियोली। क्लियर हुआ? और फिर ये अल्वियोली गुब्बारे की तरह होते हैं, तो ऐसे जब दबाएंगे तो हवा निकल जाएगा, और ऐसे करेंगे तो ये फूल जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो क्या होते हैं? फूल जाते हैं। और जब सांस छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। और जब ये सिकुड़ते हैं तो हमारा जो चेस्ट होता है वो ऐसे हो जाता है, और जब वो फूलते हैं तो हमारा चेस्ट ऐसे हो जाता है। नहीं, एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। समझ आया? चलिए, ये सीन क्लियर हुआ? किसी को भी इसमें कोई डाउट है? किसी को भी इधर उधर? ठीक है, नहीं है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ब्रीथिंग जानते हैं, ब्रीथिंग ना, ब्रीथिंग में कोई डाउट नहीं ना है, हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो एडल्ट में होती है 15 से 18 बार प्रति मिनट, यानी हम 15 से 18 बार सांस लेते और छोड़ते हैं 1 मिनट के अंदर। कोई दिक्कत किसी को? ये एवरेज है, औसतन, कोई कम भी छोड़ सकता है, कोई बेसी भी छोड़ सकता है, आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट। रेस्पिरेशन में कोई डाउट है किसी को? रेस्पिरेशन खत्म हो गया, अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। चलिए देखिए ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट का अगर असली मतलब समझते हैं तो वो होता है किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, पहुंचाना। और उसके लिए हमारे नेचुरल सराउंडिंग में है, गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, जो दूसरी जगह का सामान दूसरी जगह लेके जाके क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि हमारा जो सामान है वो ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक। तो ये तो था बाहर की बात। तो ऐसे ही सेम होता है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। तो लिविंग बींग्स में प्लांट भी आते हैं और एनिमल्स में आते हैं। तो ऐसे करके ट्रांसपोर्टेशन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग? 2 पार्ट में। पहले वाले में किसकी बात करते हैं हम लोग? प्लांट्स की। दूसरे में किसकी बात करते हैं? एनिमल्स की, ठीक है। अब देखो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन सा होता है। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो होता है वाटर का, ठीक है, मिनरल का और फूड का। क्लियर आया ना? अच्छा, प्लांट में ये दोनों को ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो फूड को कोई और ट्रांसफर करता है जिसका नाम क्या है? फ्लोएम। क्या नाम है? फ्लोएम। और वाटर मिनरल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो उसका नाम है जाइलम। क्लियर हुआ? 2 चीजें, वाटर मिनरल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम। और फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम। कोई डाउट किसी को? अब ऐसे ही इन जाइलम और फ्लोएम के अंदर भी कई सारे सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अब एक बड़ी पाइप से तो ऐसा हो नहीं सकता, कुछ छोटी छोटी पाइप होती क्या करती हैं, उसको हेल्प करती हैं। तो उसी प्रकार जाइलम को डिवाइड किया गया है हमारे 2 पार्ट में, ठीक है। कौन कौन सा? एक है आपका वेसल्स और एक है आपका ट्रैकिड्स। बोलिए कोई दिक्कत? तो जाइलम के 2 पार्ट, एक है वेसल्स, एक है ट्रैकिड्स। दोनों के दोनों होते हैं नॉन लिविंग। ध्यान में रखिएगा, कैसे होते हैं? नॉन लिविंग का मतलब कि उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ? और अगर कोई भी ऐसा बंदा है, कोई भी ऐसा प्लांट है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी कि वो सेल जीवित नहीं है। अगर न्यूक्लियस पाया गया तो वो सेल क्या माना जाएगा? लिविंग माना जाएगा। तो जाइलम, वेसल और ट्रैकिड्स में कोई भी सेल के न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं नॉन लिविंग सेल्स, या इसको बोलते हैं डेड टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? डेड टिश्यू। और ये कहाँ से आते हैं? तो जब प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट में जब उनके टिश्यू मरते हैं, यानी जब उनके सेल्स मर जाते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? वेसल्स और ट्रैकिड्स को हेल्प करते हैं क्या करने में? और मजबूत होने में। क्लियर हुआ? आया ना? तो ये हो गया जाइलम, वेसल्स और ट्रैकिड्स। नेक्स्ट है फ्लोएम। अब फ्लोएम में भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है आपका कंपेनियन सेल। क्या होता है? कंपेनियन सेल। और एक होता है सीव ट्यूब। 2 चीज हो गई इसमें भी। और आपको बता दें कि ये जो कंपेनियन सेल होते हैं ना, ये होते हैं लिविंग, ठीक है। क्या होते हैं? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। क्लियर हुआ? इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस, इसलिए होता है ये लिविंग। और खाना हमारा कैसा होता है?
खाना हमारा जो फूड होता है वो लिविंग होता है, भले ही बन गया है, भले इसको बना दिया गया है, लेकिन वो है क्या? लिविंग। क्यों? क्योंकि जब भी हम उसको खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ। और ग्रोथ तभी होता है जो चीज लिविंग हो। कभी नॉन लिविंग थिंग ग्रोथ कर सकता है? नहीं कर सकता। बुझे? तो जो भी चीज हम लेते हैं, आहार अंदर लेते हैं, और वो आहार हमारे बॉडी को क्या करती है? हेल्प करती है ग्रोथ करने में। उस आहार को क्या कहते हैं हम लोग? लिविंग फूड। और ऐसे फूड जो हमारे बॉडी को टॉक्सिक करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन लिविंग फूड। वो कौन कौन से फूड के नाम पूछ रहा हूं? आप लोगों का पसंदीदा? मोमोज, समोसा, चाउमीन, नहीं डोसा नहीं। डोसा लिविंग फूड है क्योंकि वो बनता चावल से है। धोई भी कह सकते हैं, धोई भी अच्छी है। देखो कोई भी चीज है आप बहुत ज्यादा खाओगे, एक देखो डेली सुबह डेली हम लोग कौन क्या करते हैं? डेली फूड खाते हैं। कैसे फूड खाते हैं? बहुत सिंपल फूड खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, वो सिंपल फूड है। हमारा जो स्टमक है उसको क्या करता है? इजीली पचा जाता है। लेकिन जब हम कोई हैवी फूड खाते हैं, हाँ ऑयली फैटी जैसे, तो उसको पचाने में क्या लगता है? समय लगता है। और ऊपर से जब हम फास्ट फूड खाते हैं तब तो और समय लग जाता है। और ऊपर जब कोल्ड ड्रिंक मिलता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तुम वही पियक्कर टेस्ट किए नहीं हो क्या अभी तक? अरे बेटा टेस्ट नहीं क्या किए हो? टेस्ट अरे कुछ ना कुछ तो किए होगे। अब जैसा तुम्हारी संगति है वैसे तो टेस्ट किए ही होगे। तुम ना टेस्ट किया तो हो नहीं सकता। कोई तो कार्निवलेस चेक कर ली। हाँ एक बोल लिया सीकिए उठा के, ठीक है ठीक है, क्लियर हुआ? चलो ऐसे करके हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट हो जाता है समाप्त। किसी को डाउट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में तो वो हमसे कह सकता है। बोलिए। नहीं ना? हाँ इन सब का काम है जो खाना लीफ में बन चुका है, क्योंकि लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट। तो जो भी खाना लीफ में बन चुका है वो ट्रीज के हर एक कोने कोने तक पहुंचाना, ये दोनों मिलकर करते हैं ना। देखो एक से बचे दो, तो ये दो और ये दो। क्लियर हुआ? किसमें? फ्लोएम में हार्मोन? अरे हार्मोनवा तो संग में ना मूव करेगा। अच्छा तो तुम्हारे बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस होता तो बता क्या? ए पूजा हम हार्मोन रिलीज करने जा रहे हैं, करते हैं क्या? नहीं नहीं रुक जा, थमा जा। ऐसा होता है? आपको बता के नहीं ना करेगा, वो तो करबे करेगा। जब करना होगा उसको जरूरत रहेगी तो करेगा। चल क्या चीज समझ में नहीं आता है? देखो सीन क्या होता है ना कि अल्कोहल जब हम लेते हैं तो वो सीधा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके अटैक कर देता है, और सोचने और समझने की जो शक्ति होती है ना वो खत्म हो जाती है। ठीक है? तो सोचने और समझने की शक्ति क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और ऐसा करने से ना इंसान का जो शरीर होता है वो उसके काबू में नहीं होता है। इसी वजह से वो सही से खड़ा भी नहीं हो पाता। समझा? तो जानते हो अगर बहुत डिटेल के बारे में जानोगे ना तो अल्कोहल इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। क्योंकि एक बार अल्कोहल आपने लिया तो उसका जो असर होता है ना वो कम से कम 3-4 दिन बाद जाके खत्म होगा एक बार लेने में। आज सोचो जो डेली मार रहा है सुबह शाम, उसका असर तो खत्म ही नहीं होता होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो एनिमल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो कई सारे मोड से होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका ब्लड, ठीक है, और एक होता है तो जो ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स है उसमें पहले जो आता है वो ब्लड,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा लिक्विड है जो हमारे बॉडी में, जो हमारे शरीर के कोने कोने तक क्या करता है, पहुंचता है। इसके अलावा कुछ और भी है, तो एक आध दो आइटम और है जो कि हमारे मतलब कि शरीर में कोने कोने तक पहुंचता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है लिम्फ। ठीक है, क्या नाम है? लिम्फ। तो हमारे पास दो लिक्विड है, ठीक है, जो हमारे ब्लड में कोने कोने तक पहुंचता है, सॉरी हमारे बॉडी में कोने कोने तक पहुंचता है। देखो, इन दोनों को पहुंचाने का कार्य किसका होता है? तो वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। किसका होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन आता है हमारे बॉडी में? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे बॉडी में आते हैं 3-4 हैं, ठीक है, जो एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम क्या है? हार्ट। क्या नाम है? हार्ट। और उसमें होता है आपका, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन्स, और एक होता है कैपिलरीज। ठीक है, टोटल 3 चीज होते हैं। अब हार्ट में से 4 नसें निकलती हैं। कितनी? 4 नसें, जिसमें से एक होती है आर्टरी की और एक होती है वेन्स की, जो हमारे शरीर में आती हैं। कहाँ आती हैं? बॉडी में आती है। मतलब हार्ट से, हार्ट अंदर ही होता है, बॉडी के दूसरे पार्ट, मतलब फुल बॉडी में। हाँ, जैसे हार्ट यहीं होता है, पर पूरी बॉडी में खून तो पहुंचाएगा ना। एक हार्ट अगर पैर में भी होगा तो पहुंचाएगा ना पूरी बॉडी में ही, बताइए, कहीं भी होगा तो, हाँ या ना? हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है फुल बॉडी। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये कहां से होता है? लंग्स। ठीक है, तो ये बताइए कि हमारे शरीर में क्या होता है? ब्लड। अब ब्लड मूव कैसे करता है? हार्ट की मदद से। ब्लड अपने से मूव करेगा? नहीं। अपने से पानी टुल्लू से चढ़ जाएगा टंकी में? नहीं चढ़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी और टुल्लू दोनों चाहिए, तभी तो चढ़ेगा ना, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। सेम कंडीशन। क्लियर हुआ? अच्छा, ये देखिए, आर्टरी एक तरह की नसें, वेन्स एक तरह की नसें। नेक्स्ट है कैपिलरीज, ऐसी नसें जो आर्टरी और वेन्स को क्या करती हैं? आपस में जोड़ती हैं। बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं। कितनी छोटी? बहुत छोटी। अच्छा, समझ में आया बोला? कैपिलरीज। अच्छा, अब जब ब्लड, आपने सुना है ये ब्लड के बारे में, तो ब्लड को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 4 पार्ट। ठीक है, कौन कौन सा? एक है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्लियर? अच्छा, ये प्लाज्मा क्या होता है? तो हमारे ब्लड में ना 97% होता है ना। हमारे ब्लड में कितने परसेंट प्लाज्मा होता है? हमारे ब्लड में 55% क्या होता है? प्लाज्मा। यानी कि प्लाज्मा का मतलब होता है पानी। प्लाज्मा का मतलब क्या हो सकते हो? वाटर। और हमारे ब्लड में पानी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तभी तो ब्लड कैसा होता है? लिक्विड। नहीं तो पानी नहीं होता तो कैसा होता है? सॉलिड हो जाता है, तो जा नहीं पाता चाहिए, ठीक है, इसलिए लिक्विड होता है। उसके बाद बात करते हैं, देखो प्लाज्मा का काम क्या होता है? तो प्लाज्मा का काम होता है ना, इन तीनों को अपने अंदर क्या करना? बहवा के ले जाना। इन शक्तियों क्या करता है? सपोर्ट करता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करें? जा सके। क्लियर? अच्छा, उसके बाद बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है? और रेड ब्लड सेल, ये रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर होता है हेमोग्लोबिन। क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है इसमें, ठीक है, बताऊंगा मैं, ठीक है। इसमें हेमोग्लोबिन होता है, और ये हेमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। और इसकी कमी से हमें थकावट महसूस हो सकती है। तो कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें शरीर में थकान महसूस होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये रेड ब्लड सेल रेड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है, और प्लस
उसके अंदर एक तरह का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं रेड पिगमेंट। उसका नाम क्या होता है? उसी नाम तो हेमोग्लोबिन है। और हेमोग्लोबिन का कंपोनेंट क्या होता है? आयरन। ठीक है, जो हेमोग्लोबिन कंपोनेंट होता है क्या होता है? इसके अंदर आयरन के कंपोनेंट पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो इस वजह से ये O2 कैरी करता है और इस वजह से वो रेड आरबीसी कैसा हो जाता है? रेड कलर का। ठीक है, अब आरबीसी की जो लाइफ होती है ना वो बहुत कम होती है। आरबीसी लाइफ क्या होती है? बहुत ही कम होती है। किसके मुकाबले? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के मुकाबले। ठीक है, आरबीसी हमारे शरीर में डेली बनता है और डेली बिगड़ता है। मतलब डेली मरते हैं, डेली नया पैदा होते हैं, फिर डेली मरते हैं, फिर डेली नया पैदा होता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। अब डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, यानी ऐसे सेल जो किस रंग के हों? व्हाइट रंग के। और इनका शेप कैसा होता है? इनका शेप होता है, कोई शेप नहीं होता है। इनका शेप होता है, कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, और इनका शेप कैसा होता है? ऐसे होते हैं, कटोरी की तरफ, टिकरी की तरफ। वो छोड़िए, टिकरी देखे हैं जो शादी में पड़ता है टिकरी, वो हल्का सा बिचवा में ऐसे गड्ढा टाइप का होता है। नहीं, वो उसी टिकरी की बात कर रहे हैं। टिकरी जो हल्का सा बिचवा में गड्ढा होता है, उसी की तरह शेप में दिखते हैं। कौन? आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी का शेप स्फेरिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जिग जैग शेप भी हो सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल तो बता तो रहा हूं मैं, जब शेप नहीं है तो फिक्स शेप नहीं है, किसी भी शेप में हो सकते हैं। हाँ या ना? बोलिए। चलिए, तो ये हो गया डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है और इसको कहते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में बाहर से आने वाली जितने भी बीमारियां हैं उसको क्या कर देता है? रोक देता है। ठीक, और रोक के उसको बाहर किल कर देता है। और जो किल नहीं कर पाता उसको अपने अंदर क्या कर लेता है? कैद कर लेता है। ठीक है, चल नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी की लाइफ कितनी होती है? लगभग 120 दिन की होती है शायद। आरबीसी का होता है 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 3 महीना 4 महीना कितना होता है? नहीं है? नहीं लिखवाए क्या? ठीक है, कोई बात नहीं है, 3-4 महीना हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसका? प्लेटलेट्स का। हाँ देखो, डब्ल्यूबीसी में एक और चीज छूट गया, वो है डब्ल्यूबीसी ना अपने अंदर से क्या निकालता है। जैसे मान चलो ना कि हर एक देश का अपनी अपनी आर्मी होती है, आर्मी में जवान्स होते हैं, इसके पास भी आर्मी है और इसके अंदर भी जवान्स हैं। नाम क्या है उनका? इनका नाम है एंटीजेंस। क्या नाम है? एंटीजेंस। तो जो भी कोई बीमारी आती है ना, सामने से कोई कीटाणु आ रहा होता है तो ये अपने अंदर से क्या छोड़ते हैं? एंटीजेंस। और एंटीजेंस जाके उनको क्या कर लेते हैं? कैद कर लेते हैं। ठीक है, उनका शेप कैसा होता है? टी शेप होता है। कैसा होता है? टी शेप का। टी शेप का होता है एंटीजेंस। क्लियर हुआ? और जाके चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा? धागा की तरह। वो हमारे ब्लड में उनकी काउंटिंग कितनी होती है? 10,000 से नहीं, सॉरी 10,000 नहीं होना चाहिए, करीब करीब 15,000 से 20,000 के लगभग होती है। 12, 15, 20,000 के। ठीक है, इतनी होती है, मतलब ज़्यादा होती है हमारे बॉडी में। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि अगर कहीं हमारे बॉडी में कट हो गया तो वहाँ पे वो क्या कर देते हैं? उसको पैक कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा ब्लड हमारे बॉडी से क्या ना हो पाए? बाहर आउटपुट ना हो पाए। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा प्लेटलेट्स का वर्क। अब जैसे कि कभी मलेरिया होता है ना, तो हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसकी कमी होने की वजह से हमारी जान भी जा सकती है। अब सोचो कि प्लेटलेट्स से क्या मतलब है। तो अगर एक बार कट लग गया तो खून निकलता जाएगा और कभी नहीं रुकने वाला। क्लियर हुआ? पता ना, धागा की तरह होते हैं, सिल देते हैं वहाँ पे। अब सोचो कि बड़ा कट लग गया तो क्यों नहीं सिलते हैं? क्योंकि इसके अंदर से जो ब्लड का फ्लो होता है ना, वो क्या होता है? बहुत फास्ट होता है, और वो सिलने आते हैं ना बह जाते हैं। ठीक है, सिलने आते हैं वो। अभी हम लोग प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की चर्चा हो गई, समझ में आया आपको? ठीक, और ये बचा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? तो प्लेटलेट्स एक तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है,
और उसका काम क्या होता है? क्लॉटिंग करना, ब्लड क्लॉट करना, ठीक है, जब कहीं कट वोट एक्सीडेंटली हो जाए। क्लॉट मतलब थक्का जमाना, वहीं से कट जाता है तो कुछ देर में वहां पे थक्का जम जाता है, उसी को कहते हैं क्लॉटिंग, उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर हुआ? हाँ, ब्लड वहां पे थिक नहीं होता है, वहां पे जम जाता है। हाँ, तो ब्लड थिक हो गया। चलिए नेक्स्ट है, ये क्लियर हुआ पूरा ब्लड का सिस्टम। अब बात करेंगे हम लिम्फ का। जैसा ब्लड होता है ना, अच्छा हाँ, एक और चीज, ब्लड बनता कहाँ पे? तो ब्लड बनता है बोन मैरो में। ठीक है, कहाँ बनता है? बोन मैरो में। दिमाग में रखेंगे, ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज द ऑल्सो लिक्विड लाइक ब्लड, बट इट इज ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड। वो पूरा मतलब पानी की तरह होता है, ठीक है, हल्का पीलाहू टाइप का। और ये लिम्फ हमारे बॉडी में पाया जाता है, और ये WBC को हेल्प करता है। क्या करता है? WBC को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी मतलब बिल्कुल ओपन होती है, ठीक, और यहाँ पे जब कोई भी एक्स्ट्रा कोई बीमारी प्रॉब्लम्स आती है तो होता क्या है? प्रॉब्लम्स को होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें। तो देखिए, लिम्फ क्लियर हुआ? लिम्फ इज द पार्ट ऑफ अ WBC, येलोविश स्ट्रक्चर फाइंड इन द ब्लड। और जैसे मान चलो ना कि कभी कभी जब हम गिरते हैं, जब जैसे चोट लगती, घसीट जाते हैं जमीन पे, और ब्लड नहीं निकलता है, तो कुछ निकलता है वहां से पानी की तरह, जिसको कहते हैं पंछुच्छुर लग रहा है, जब उसको टेस्ट करते हैं तो है हल्का नमकीन टाइप का, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? लिम्फ कहते हैं। वो क्यों निकलता है? तो जैसे मान लो कहीं कट हो जाता है ना, तो जैसे कि ये हमारे बॉडी का डिटॉल है, एंटीसेप्टिक है, कहीं छिल गया तो वहाँ पे निकलेगा, निकल के पूरे बॉडी के उस सरफेस को मेडिकेटेड कर देगा कि दूसरे जो बैक्टीरिया कीटाणु वहाँ पे आके अंदर एंट्री ना मार सके। क्लियर हुआ? और मान लो बहुत ज़्यादा छिल जाता है, ब्लड निकल जाता है, तो बेचारों का कुछ होना ना होना कुल एक बराबर होता है। क्लियर हुआ? तो वो छोटे मोटे कट के लिए होते हैं। छोटा मोटा कट हुआ, ये छिल गया, तो क्या होता है? वो निकलते हैं, वहाँ पे पूरा मेडिकेट कर देते हैं, और आपका वहाँ पे जगह कुछ दिन में वहाँ पे क्या हो जाता है? सही हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये है हमारे लिम्फ का वर्क। अब ये कहाँ से बनते हैं? तो ये बनते हैं आपके हमारे बॉडी में बहुत सारी जगह बनते हैं। जैसे हार्ट के पास देखो, हार्ट एक ही है, और इसी हार्ट से ब्लड भी क्या होता है? पूरे बॉडी में जाता है, और उसी हार्ट से लिम्फ भी क्या होता है? पूरे बॉडी में जाता है। बनते कहाँ हैं? तो बनते कुछ स्पेसिफिक जगह है, जैसे आर्मपिट, ये आर्मपिट है ना, यहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है। उसके बाद प्यूबिक रीजन में होता है, लोअर एब्डोमेन में होता है, यानी ऐसी जगह जहाँ पे प्रोटेक्टिव हो काफ़ी, ठीक है। तो मान लो कभी कभी क्या होता है ना, अब देखो आर्म पिट के नीचे हमेशा हमको क्या लगेगा, कैसा महसूस होगा? हमेशा गर्म रहता है, ठंडी गर्मी बरसात कोनो टाइम में हमेशा आर्म पिट क्या रहेगा? गर्म रहता है। इसके गर्माने का मतलब क्या है ना कि आपकी बॉडी बिल्कुल रेगुलेटेड टेम्परेचर है। कैसी है? रेगुलेटेड टेम्परेचर, यानी कि आपको बुखार नहीं हुआ है। मान लो कभी इसके अंदर आपने बर्फ लगा दिया, लगा के इसे बंद कर लिया, तो आपके शरीर का तुरंत जो लिम्फ वाला सेक्शन वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वहाँ का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, फैक्ट्री जाम हो जाएगी। जाम हो जाएगी तो आपके बॉडी का टेम्परेचर तुरंत क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। जब राइज होगा तो एक सडन बुखार हो जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, और वो बुखार मतलब परमानेंट नहीं रहेगा, वो एक आध घंटे के लिए रहेगा। जब तक उसका असर रहेगा तब तक बुखार रहेगा आपको, असर खत्म, बुखार खत्म। क्लियर हुआ? फिर इससे बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है, तो ये था हमारा लिम्फ का सेक्शन। बनता कहाँ है पता चल गया, काम क्या है पता चल गया, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब आता है कौन? हार्ट। इन दोनों को पूरे बॉडी में क्या करने वाला? सर्कुलेट करने वाला। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट की चर्चा कर लें। इसको हटा दें, बोलिए। चलो देखिए, हार्ट बनाया जाए।
क्लियर हुआ ये? ठीक है, अब है इसमें आपका चलिए नेमिंग करें। ये है आपका पल्मोनरी वेन, ये है आपका आर्टरी, ये हो गया आपका वेन, और ये हो गया आपका पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये हमारे सामने आपके हो गए, ये पूरा सिस्टम तैयार हो गया। कुछ जान लेते हैं इसकी अंदरूनी बातें। तैयार हैं? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, ये हमारा हार्ट है। हार्ट में ये जो बीच में लाइन देख रहे हैं ना, वो है सेप्टम। अब हार्ट की बात कर लेते हैं तो एक ऐसे क्लेंच फिश बनाते हैं ना, यही हमारे हार्ट की साइज होती है, बिल्कुल यही, इससे बड़ी हार्ट नहीं होती है। ठीक है, आप एक क्लेंच फिश बनाओ और जो आपकी साइज होगी यही आपके हार्ट की साइज होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्या है, हाँ उसके बाद ये इसके ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है ना, आउटर कवरिंग जो ऊपर मैंने बनाई है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं इसको? पेरिकार्डियम। और बीच में जो डिवाइड उसको बोलते हैं क्या? सेप्टम। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? चैम्बर। क्या बोलते हैं इसको? चैम्बर। कितने चैम्बर हार्ट होते हैं ह्यूमंस के? 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें दो आपके क्या हो जाते हैं? नहीं, हाँ, 2 आपके हो जाएंगे अट्रियम और 2 हो जाएंगे वेंट्रिकल। यानी इसको बोलते हैं अट्रियम और इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। 2 बातें हो गई। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें होता क्या है, तो देखो पल्मोनरी वेन से ना लंग्स में क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हम लोगों ने रेस्पिरेटरी में जाना कि यहाँ पे जो क्या होता है, अल्वियोली होता है, वहीं से 2 नसें निकलती हैं, जहां से O2 कहाँ आता है? अंदर, और CO2 कहाँ जाता है? तो वो जो O2 वाली नसें हैं ना, वो O2 वाली नसें कहाँ से आई हैं? ये ब्लड कहाँ से गया? हार्ट में। ठीक है, और हार्ट से कहाँ पे आया? जैसे ये देखो, इसमें क्या है ना, हाँ देखो ये है राइट, और ये क्या है आपका? लेफ्ट। राइट लेफ्ट, पता है ना कैसे? नहीं पता ना? हाँ या ना पता? जानते हो, जब ऐसे घूमोगे ना, ऐसे घूमोगे जब, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये क्या है? लेफ्ट, और ये क्या है? तो ये बिल्कुल सेट हो गया ना? हाँ, इसी पे है। तो अब देखो पल्मोनरी वेन आए, पल्मोनरी वेन से कौन आया? ऑक्सीजन ब्लड। कहां पे? ये आया लेफ्ट ऑट्रियम में। ठीक, लेफ्ट ऑट्रियम से पंप हुआ तो कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हुआ तो कहां गया? मेन आर्टरी में, जो हमारे पूरे बॉडी में क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद सर्कुलेट करने के बाद जब O2 हमारी बॉडी ले लेगी तो रिटर्न में क्या निकालेगी? CO2। तो CO2 फिर आएगा कहां पे? तो CO2 आएगा मेन वेन से। कहां से आएगा? किस में? राइट ऑट्रियम में। ठीक, अब राइट ऑट्रियम से पंप करेगा तो कहां आएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से पंप करेगा तो कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाएगा? CO2 से। भाई पल्मोनरी आर्टरी से बाहर क्या? कोई दिक्कत किसी को समझने में? इधर आपको, इधर आप लोगों को देख रहे हो ना? हमको नहीं लग रहा देख रहे हो? देख रहे हो किधर? अच्छा, तो ये है हमारा हार्ट का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो पेपर में अगर पूछा जाएगा डिस्क्राइब हार्ट के बारे में। कोई दिक्कत? तो अभी ये चीज देखो, अभी देखो हार्ट में ना जैसे होगा ना, पंप करता है हार्ट तो आवाज करता है लब डब। कैसा करता है? लब डब। ठीक है, तो लव मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, और डब मतलब एक्सपैंड। ठीक है, लव मतलब कॉन्ट्रैक्ट, डब मतलब एक्सपैंड। तो ये जानते हो कैसे वर्क करता है? क्रॉस वर्क करता है, क्रॉस ऐसे वर्क करता है।
पता है कैसे वर्क करता है? ऐसे, जैसे लेफ्ट एट्रियम, साइलेंट करो, तो अभी से कई बार आ गया ना, बुझाया नहीं तुमको साइलेंट करना चाहिए। एक ही बार अभी आया मैसेज आया। ये कैसा मैसेज है, पूरा गाना निकल जा रहा है इसमें तो। क्या हो, चलिए इसमें कैसे वर्क करता है, तो इसका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम वो एक साथ वर्क करता है, नहीं समझे? हाँ या ना? लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एक साथ वर्क करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम एक साथ वर्क करता है। तो कैसे? जब एक बार आपका लब करेगा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस समय होगा क्या कि लंग्स से हार्ट में क्या आएगा? ब्लड आएगा, ठीक? केस नंबर 1। और उसी समय हमारा देखो ये राइट वेंट्रिकल है ना, उसी समय यहां से हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा? लंग्स में। लंग से आता है, लंग से फिर जाता है। सामने तो है आपके, जब पल्मोनरी वेन से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब देखो जानते हो पूरा कंप्लीट है ना, जब यहां से ऐसे है तो फिर नीचे से जा रहा है ना, इसमें बॉडी क्या ऐसा फिर से क्या कि केवल आएगा अंदर बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला लंग्स में, ये हो गया, एक साथ हुआ है। जब क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। अब जब फिर से एक्सपेंड हो तो क्या होगा? उस समय ये देखो आपका ऑट्रियम से क्या होगा? ऑट्रियम से क्या होगा? बॉडी में जाएगा, ठीक? और उसी समय बॉडी में से क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। क्लियरिटी हुई कि नहीं समझ में आया? हाँ या ना? चल, तो ये था आपका लबडब का माने कॉम्बिनेशंस, कैसे ये ऑक्सीजन ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इधर उधर ट्रांसफर हो। क्लियरिटी? चल, जैसे कि अगर लेफ्ट में आता है तो राइट में से निकलता है, फिर राइट में आता है तो लेफ्ट से निकलता है। हाँ समझ गए तुम तो। चलो नेक्स्ट है हार्ट बीट। हाँ, हार्ट बीट से पहले हार्ट के बारे में जानते हैं। तो जानते हो ये जो ब्लड का अंदर आना और बाहर जाना, यानी कि मतलब कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल का सिकुड़ना और एक्सपेंशन करना, इसी को कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्या कहते हैं इसको? सर्कुलेशन ब्लड। और इस हिसाब से बहुत सारे जानवर हैं जिनके कई तरह के हार्ट होते हैं। जैसे ह्यूमंस के कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 4 चैम्बर। और भी जानवर जिनके 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, बहुत जानवर जिनको 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो जैसे जितने भी मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं, वो सारे के सारे 4 चैम्बर हार्ट होते हैं उनके, ठीक है? 4 चैम्बर का हार्ट होता है। जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस समझते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी, उनके 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। क्लियर? और जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स का मतलब जो जैसे दीवालों पर रेंगते हैं, जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, वो सारे के सारे कितने होते हैं? उनके भी 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। जो रेप्टाइल रेंगते हैं उनके भी है, ठीक है? और उसके बाद फिश, मछलियां, उनके 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। क्लियर? हो भी सकते हैं, बहुत सारे जानवर हैं, हमने एक आध का एग्जाम्पल दे दिया आपको। नेक्स्ट है हार्ट बीट, ठीक है? हार्ट बीट क्या होता है? तो 1 मिनट में दिल जितनी बार धड़कता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हार्ट बीट। तो औसतन हार्ट बीट कितनी है? 70 से 72 मिनट प्रति 72 बीट, सॉरी 70 से 72 बीट प्रति मिनट। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट है पल्स। पल्स क्या होता है? तो पल्स होता है ना कि ये जो मेन आर्टरी होता है ना, मेन आर्टरी, वहां की जो नसें होती हैं वो काफी मोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि पूरे हार्ट का प्रेशर किसको झेलना पड़ता है? आर्टरी को। और किसको? तो इन दोनों की जो नसें होती हैं वो काफी मोटी होती हैं, ठीक है? और ऐसा होने से ना, जैसे जब यहां से एक बार पंप करता है तो ये नसें लहरियाने लगती हैं। नहीं समझे?
जब एक बार पंप करेगा तो नसें क्या करेंगी, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना कि ऐसे ऐसे करने लगती हैं, और एक बार जब ऐसे कर देगी ना तो वो लास्ट तक जहां तक नस खत्म होती है वहां तक क्या करती रहेगी, ऐसे ऐसे तैरते हुए पहुंचेगी, बिल्कुल वेव की तरह, समझे हो। और वो वही डॉक्टर यहाँ पे रख के चेक करते हैं, और इसी को क्या करते हैं, पल्स कहते हैं। तो जितनी बार हार्ट धक्का मारेगा उतनी बार ये क्या करेगा, फूलेगा यहाँ पे, ठीक है, उतनी बार ये से लहरियाएंगे सब, और इसी को कहते हैं पल्स। क्या कहते हैं इसको, पल्स। तो चेक करते हैं पल्स। अब पल्स किसके बराबर होता है, हार्ट बीट के बराबर, क्योंकि जितनी बार हार्ट बीट करेगा उतनी बार पल्स बनेगा, और नहीं बीट करेगा तो पल्स नहीं बनेगा, यानी कि आप जिंदा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर पता है ना कि जब हार्ट पंप करता है तो एक प्रेशर के साथ ब्लड निकालता है, उस प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो जब निकलता है प्रेशर से ब्लड तो उसका एक अलग प्रेशर होता है, जब वापस आता है तो उसका अलग प्रेशर होता है। निकलता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, क्या बोलते हैं, और जब वापस ब्लड आता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक होता है 120 mmHg, ठीक है, नॉर्मल, और डायस्टोलिक होता है 76 कितनी होती है, 80 mmHg, ठीक है, यानी कि 80 mmHg ये होता है डायस्टोलिक। गौर करो तो जब हार्ट से ब्लड निकलता है तो प्रेशर क्या होता है, और जब बॉडी से ब्लड हार्ट में जाता है तो कम प्रेशर होता है। क्लियर हुआ, हाँ या ना। अब सोचो, मान लो किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इसका मतलब क्या है कि खून बहुत तेजी से बॉडी में जा रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो उस आदमी का जो रिएक्शन होगा वो पहले से क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। गुस्सा आ रहा होगा तो बहुत तेज गुस्सा आएगा, ठीक है, रोना होगा तो बहुत तेज रोएगा, समझ आया। जो भी चीज करेगा वो तेजी से करेगा, बहुत जल्दी जल्दी भावनाओं में बहेगा भी, क्योंकि ब्लड में प्रेशर क्या है, तेज। क्लियर हुआ। और जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो आदमी थम सा जाता है, जीवन लगता है कि जैसे रुक सी गई है, चारों तरफ लोग फास्ट ट्रेवल कर रहे हैं, वो धीरे धीरे ट्रेवल करता है। तो उस वाले केस में क्या बोलते हैं इसको, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। क्लियर। चल नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सक्रेशन, हम लोग एक्सक्रेशन की, ठीक है, यानी एक्सक्रेशन मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इजेशन, ठीक है, क्या होता है, इजेशन, जिसमें बॉडी से वेस्ट मटेरियल क्या होता है, आउट हो जाता है, ठीक है। अब एक्सक्रेशन दो जगह होगा, प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा। देखिए प्लांट में एक्सक्रेशन कैसे होता है, तो कई जगह से होता है। जैसे मान के चलो कि उनके लीफ क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फ्रूट क्या होते हैं, गिर जाते हैं, गम निकल जाता है वो भी, ठीक है। और क्या होता है उसमें, और कुछ होता है इसमें इसके अलावा, नहीं, लकड़ियाँ थोड़ा ना वेस्ट मटेरियल होती हैं उसका। तो यही तीन चीज़ें हैं, ठीक है, लीफ, फ्रूट और गम, ये तीन चीज़ें होते हैं प्लांट का वेस्ट मटेरियल। तो एक्सक्रेशन इन प्लांट का मतलब जब भी प्लांट अपने अंदर से क्या निकाल दें, वो मटेरियल्स जो उनके लिए आवश्यक नहीं है, तो उनको कहते हैं वेस्ट मटेरियल रिमूवर, और प्रोसेस का नाम क्या है, एक्सक्रेशन, ठीक है। जिसमें लीफ निकालता है, ठीक, उसके बाद फ्रूट और उसके बाद गम, ठीक है। चलिए इसमें क्या कहते हैं कि जो प्लांट वेस्ट निकालता है फिर उसको बोलते हैं रेफाइड्स, क्या बोलते हैं इसको, जो फ्रूट निकालता है उसको क्या बोलते हैं, रेफाइड्स बोलते हैं, ठीक है। और लीफ को क्या बोलते हैं, लीफ को भी कुछ बोलते हैं निकालने को, ठीक है। हाँ और भी है, शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क और फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। हाँ बार्क भी, यानी कि ऐसे जैसे नहीं छाल होता है, छाल, वो भी ना कई बार पेड़ों से निकल के गिरने लगता है, तो वो भी पेड़ का क्या है, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। वो अलग बात है, हम उसका यूज करते हैं अलग अलग मेडिकेशन पर्पस के लिए, लेकिन वो पेड़ों के लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल्स के बारे में। अब एनिमल्स में वो एनिमल्स जो जैसे जस्ट लाइक अ काऊ और टाइगर, लेपर्ड, पैंथर, गोट, शिप, इस तरह की जानवर की बात करो तो वेस्ट मटेरियल में क्या है उनका,
तो उनके वेस्ट मटेरियल में है डंग, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका यूरिन, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका मिल्क, है कि नहीं। अगर वो दूध देने वाला जानवर है तो क्या है, मिल्क, और अगर मुर्गी है तो क्या है, एग, है कि नहीं। तो ये सब उनका क्या है, वेस्ट मटेरियल। पट्टी देगा वो भी, डंग देगा ही देगा, मुर्गा है तो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो देगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को इसमें। चलिए अब बात करते हैं हम मेन, जिसका नाम है एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, बड़े जानवर की बात करेंगे हम। बड़े जानवर में नाम क्या है, ह्यूमंस, ये बड़े क्वालिटी के जानवर है। अब ह्यूमंस में जो वेस्ट प्रोडक्ट उसका नाम क्या क्या है, तो वो है CO2 और क्या है, यूरिया, और क्या है, डंग, और कुछ है, सॉल्ट। ये कब निकालते हैं ये तो पता है, ये तो पता ही नहीं हमें। स्वेट, हाँ तो वहां पे हम यूरिया में काउंट कर सकते हैं उसको, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, तो ह्यूमंस के 2-3 वेस्ट प्रोडक्ट आप देख सकते हो, ठीक है। अब CO2 क्या है, गैस है, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो जाता है, निकल जाता है, पर आता किस में, एक्सक्रेटरी में। और यूरिया और डंग बचा, तो वो कैसे निकलता है, तो आप देख सकते हो यहाँ से रेक्टम के बाद एनस है, यहीं से आपका ये दोनों वेस्ट मटेरियल निकलता है। अब इसके अंदर यूरिया के लिए एक बॉडी में स्पेशल ऑर्गन है जिसका नाम क्या है, किडनी। क्या नाम है, किडनी। और डंग कहाँ से निकलता है, तो डंग के लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये यहाँ से निकल जाता है। तो अभी इस डंग के बारे में कोई डाउट नहीं है। बचा कौन, किडनी, जो यूरिया से निकलता है, सॉरी यूरिया जो किडनी से निकलता है। अब इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेनली चर्चा करें। तो किडनी का शेप कैसा होता है, तो किडनी इज जस्ट लाइक अ सीड शेप। इस सीड शेप की तरह होता है किडनी। कितने होते हैं, तो हमारे बॉडी में एक पेयर होते हैं, एक पेयर समझते हैं, 2 पीस, ठीक, वो बिल्कुल इसकी तरह होते हैं, ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है, बीन सीड्स की तरह। अब इनमें से एक नली निकलती है और वो नली कहाँ जाती है, यूरेटर में। कहाँ जाती है, यूरेटर में। अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर से यहाँ से नसें जाती हैं, ठीक है, कौन सी नसें, तो आर्टरी और वेंस, ठीक, ये नसें जाती हैं यहाँ से, और यहाँ पे अंदर पूरा मैकेनिज्म लगा होता है दोनों तरफ, जो क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अब प्यूरिफाई करके जो असली वाला ब्लड है वापस छोड़ देता है, और जो इम्प्यूरिटी होती है उसको कहाँ भेज देता है, यूरेटर में, ठीक, और एक्स्ट्रा वाटर भी, जो एक्स्ट्रा पानी होता है बॉडी में, वो भी कहाँ भेज देता है, यूरेटर में। और फिर यूरेटर से आपका यूरिया कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। क्लियर हुआ। तो ये था आपका जो एक्सक्रेशन में कॉन्सेप्ट था किडनी का। क्लियर हुआ, हाँ या ना, बोले कोई डाउट है किसी को किडनी के एक्सक्रेशन सिस्टम में, नहीं है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जूम करेंगे, क्या करेंगे, जूम करेंगे, और जूम करके देखेंगे कि यहाँ पे होता अंदर क्या है। हटा दो इसको, जिंदा है ये तो। चल, तो ये बताइए कि किडनी के अंदर ऐसा क्या होता है जो कि ऐसा हो रहा होता है। बाकी इसके आगे पीछे जाएंगे ना, वो जो मेन जहाँ पे जूम करना था वो अब हम आपके सामने दिखाने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होते हैं ना कि यहाँ पे मान के चलो कि आपकी 2 नसें होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे यू शेप का कुछ होता है, ठीक है, ऐसे यू शेप में
ये आपका हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अंजू पंजू होता है, ठीक है, और यहाँ से अंजू पंजू में से निकलता है और यहाँ से फिर निकल के ऐसे 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 और फिर इसमें चला जाता है, ठीक। और ये है आपका रेनल आर्टरी, ये आपका रेनल वेन। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। कोई किसी को डाउट है इसमें आपको? ठीक, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे इस वाले सेक्शन को कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? और इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है बोमन कैप्सूल और एक होता है आपका ट्यूबल। दो चीज हो गया। अब बोमन कैप्सूल क्या होता है? तो ये जो देख रहे हो यू शेप नहीं ना है ये, हाँ यू शेप देख रहे हो, ये वाला यू शेप, इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। इसका मतलब है ना, जैसे कुप्पी होता है ना कुप्पी, वैसा ये भी होता है। कुप्पी से बेहतर है छन्नी, चाहे छन्नी जो होता है सबसे बेस्ट है, ठीक है। होता क्या है चाहे छन्नी से कि मांग चलो कि यहाँ से रेनल आर्टरी से इम्प्यूटेड ब्लड आया, यहाँ पे छुनमुन जो हो रहा है, वहाँ पे गुच्छा है जो ब्लड का, वहाँ पे जब पास होगा ब्लड तो उसमें से ना बिल्कुल मतलब कि इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं कि वहाँ से वेस्ट मटेरियल कहाँ आ जाते हैं, वेस्ट मटेरियल एक्स्ट्रा पानी सब ऑस्मोसिस के प्रोसेस से यहाँ से कहाँ जाता है अंदर, वो जो छन्नी की तरफ तक खींच लेता है उसको, ठीक है। और इसके अंदर से वो पास होते हुए होते 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 कहाँ पहुँच जाते हैं? यूरेटर में, ठीक है। अच्छा, अब इसी में से नसों में से निकल के एक नस ऐसे ऐसे घूम के वापस किस में चली जाती है? रेनल वेन में, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या, बोलिए? इसको बोलते हैं ट्यूबुल। इसी को बोलते हैं ट्यूबुल ना, हाँ इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूबुल। और यहाँ से जो नसें आती हैं ऐसे ऐसे करके, तो मान लो इसमें ऐसा कोई मटेरियल जो कि हमारे लिए आवश्यक है वो फिर से इसमें आ जाएगा, और जो इसमें ऐसा मटेरियल है जो हमारे लिए जैसे मान लो यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाया पूरा, तो बाकी का फिल्टर ब्लड में ये क्या हो जाएगा? अपने आप यहाँ से ट्रांसफर होकर इसमें चले जाएंगे ट्यूबुल के अंदर। तो मान लो यूरिया के कुछ पार्टिकल हैं जो कि बहुत छोटे हैं और फंस गए अभी ब्लड में, तो वो जब यहाँ से घूमेंगे ना तो अपने आप कहाँ चले जाएंगे? वापस एक ट्यूबुल में चले जाएंगे, और ब्लड कंप्लीटली क्या हो जाएगा? प्योरीफाई हो जाएगा, और प्योरीफाई होकर कहाँ चला जाएगा? रेनल वेन्स में, और रेनल वेन्स से फिर से हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में फ्लो करना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो, नहीं समझ में आया? चलो नेक्स्ट है यही है आपका नेफ्रॉन, इसी को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। और ये है बोमन कैप्सूल और ये है ट्यूबुल। ये कंप्लीट हो गया किडनी का एनालिसिस ऑफ किडनी समाप्त। ओके, नेक्स्ट है कि अगर मान के चलो कि रेनल फेलियर हो जाए, मान लो कि किडनी काम करना क्या हो जाए? बंद हो जाए, तो उसके लिए हमारे मेडिकल टीम ने एक सिस्टम बनाकर, इसका नाम है डायलिसिस। क्या है? डायलिसिस है। इस सिस्टम में क्या होता है? इस सिस्टम में माने हमारे यूरिन जब बॉडी किडनी काम करना बंद करेगा, तो इसी तरह का जैसा बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम है, वैसा ही बाहर एक सिस्टम बनाया गया है जो कि बिल्कुल एक रूम के बराबर होता है, ठीक है। और उस रूम में तरह तरह की मशीनें होती हैं जो पोएं पाएँ करती रहती हैं, और वो वहाँ पे देखो इसका काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना, यूरिया को बाहर करना। ये भी क्या करती है? यूरिया को बाहर करती है। तो हम यहाँ पे अगर एक समय के लिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुक जाएं, दिमाग को शांत रखें और सोचें कि बताओ कि भगवान ने ऐसी कौन सी चीज़ बनाई है कि जो इतनी की छोटी डिबिया बड़ा धमाका की तरह है, ठीक। और इंसान जब बनाया तो पूरा रूम के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए क्रिएटर इज अ वेरी गुड इंजीनियर, ठीक है। कितना इंजीनियरिंग कदम का है। किडनी की साइज कितनी होगी? बहुत होगी तो इतनी होगी, 1 इंच। हेतु किडनी है। अच्छा, उसका हो सकता है पूजा की किडनी इतनी बड़ी है, ठीक है। हाँ, क्लियर हुआ? चलिए, तो ऐसे करके
यस समझ में आया। और डायलिसिस प्रोसेस क्लियर हुई। डायलिसिस प्रोसेस बिल्कुल किडनी की तरह होती है, वो प्रोसेस को कंप्लीट करती है। कंप्लीट।